अब हम शीत युद्ध के कारणों की डिटेल का पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति को जन्म दिया जिससे न केवल वो दो राष्ट्र बल्कि सारे राष्ट्र जो उन गुटों में शामिल थे पीड़ित रहे। हालांकि वर्तमान में ऐसे अवशेष बाकी रहे नहीं हैं नाटो को छोड़कर। चलिए आगे देखते हैं। तो जो पहला कारण था शीत युद्ध का, हमने देखा ऐतिहासिक कारण। पहले लिख दें। ये भी पूछा गया है, याद रखना है आपको। चलिए, फुलटन भाषण से इसकी शुरुआत मानी जाती है। शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत फुलटन भाषण से हुई जो 1946 में हुआ था। इसके चरण हम आगे पढ़ेंगे। इसके चरण भी हमारे लिए शीत युद्ध के चरण जो थे, पहले ये टॉपिक होगा, उसके बाद चरण आपको डिटेल में बताए जाएंगे। डिटेल पूछा गया एक चरण 1953 से लेकर 62-63 तक का जो चरण रहा उसके बारे में पूछा गया। देखें आप, ऐतिहासिक कारण मैंने आपको बताया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जैसा कि आपको बताया, सर्वहारा वर्ग की प्रथम सरकार रूस में बनी जो कि साम्यवादी सरकार थी और साम्यवाद और पूंजीवाद में टकराव होता है, शुरू हो गया था। मानते थे कि नाजीवाद से ज़्यादा साम्यवाद है। जब इनकी मानसिकता ऐसी है तो ये किसी भी रूप से नहीं चाहेंगे कि साम्यवाद का विस्तार या प्रसार हो, क्योंकि इनका मानना है कि पूंजीवाद ज़्यादा बेटर है बजाय नाजीवाद और साम्यवाद के। लेकिन नाजीवाद से ज़्यादा खतरनाक साम्यवाद है। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक कारण रहा जिसके कारण जो भी साम्यवादी राष्ट्र हैं उनका पूंजीवादी राष्ट्रों या पश्चिमी राष्ट्रों से संबंध मधुर नहीं हो सके और इन संबंध मधुर नहीं होने की स्थिति ने ही शीत युद्ध को बढ़ावा दिया या आगे बढ़ाया। दूसरा देखें आप, दूसरा हमारे यहाँ था सेकंड जो मोर्चा था, सेकंड मोर्चा, सेकंड वर्ल्ड वॉर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये चर्चा कर चुका हूँ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रूस एक रणनीति के तहत जर्मनी का विरोध कर रहा था या सामना कर रहा था। उसने कहीं भी जर्मनी को रोका नहीं। मास्को से पूर्व लगभग मास्को के आसपास जब वो पहुँच गया था तब तक उसने किसी प्रकार का कठोर या ज़बरदस्त विरोध रूस के द्वारा जर्मनी सेना का नहीं किया गया, क्योंकि उनकी चाल या उनकी रणनीति ये थी कि जर्मनी जैसे ही सर्दियां प्रारंभ होगी ये स्वतः ही इनको रसद आदि की समस्या होगी और उसी से आगे जाकर वो पोजीशन ऐसी बनी कि जर्मनी की हार हुई रूस के द्वारा। लेकिन उसी दौरान जर्मनी ने ये सोचा था और रूस ने ये सोचा था, यूएसएसआर ने, कि जैसे ही जर्मनी रूस में बढ़ेगा तो ब्रिटेन के द्वारा दूसरी तरफ से उस पर अटैक किया जाएगा। लेकिन आप देखें, तीन नामों को बड़ा याद कर लें आप। अमेरिकन राष्ट्रपति विंस्टन चर्चिल और स्टालिन लौह पुरुष कहलाता है यूएसएसआर या रूस का।
ये तीनों उस टाइम महान हस्तियां हैं, मान लीजिए नायक या खलनायक हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के या उस समय की परिस्थितियों के या शीत युद्ध के। तो विंस्टन चर्चिल ने जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोलने में डिले कर दिया, देरी कर दी। यानी उसने जो विचार रूस का था, रूस ने जो सोचा था या जो अंदाज़ा लगाया था, उस आकलन के विरुद्ध या उसकी कल्पना के विरुद्ध काम किया और उसने मोर्चा खोलने में देर कर दी। और ये देर हुई तब तक जर्मनी रूस में बहुत अंदर तक पहुंच चुका था, या जर्मनी जितनी हानि पहुंचा सकता था वो पहुंचा रहा था रूस को। और उधर ब्रिटेन जो चाहता तो जर्मनी के खिलाफ दूसरी साइड से अटैक करता है या उसके खिलाफ मोर्चा बनाकर उसको नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पूर्व जो शीत युद्ध के वाहक हैं या तनाव जिन दो बड़े राष्ट्रों में चल रहा है वो थे ब्रिटेन और रूस, पहले भी बताया मैंने आपको। तो ये तनाव अभी भी कायम था। इस तनाव के कायम रहने के कारण ही ब्रिटेन ने स्टालिन या रूस की मदद जो वो चाहता था, जिस टाइम पर चाहता था, उस टाइम पर नहीं की। इससे भी इन दोनों के मध्य तनाव उत्पन्न होता है और ये इसका मित्र है, आज भी है और उस वक्त भी था। तो इसका तनाव, इन दोनों राष्ट्रों के बीच में जो तनाव आ रहा है वह ही तनाव आगे जाकर मात्र इन दोनों राष्ट्रों के बीच में रह जाता है और इसे शीत युद्ध का नाम दिया जाता है। ये एक सोची समझी चाल थी। इनका मानना था कि जर्मनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चोट रूस को पहुंचा देगा या साम्यवादी रूस को पहुंचा देगा, उतना ही ज़्यादा ब्रिटेन के और अमेरिका के लिए अच्छा रहेगा। इनकी मानसिकता ऐसी थी, धोखा देने का काम कर रही थी एक तरह से ब्रिटेन और अमेरिका रूस को, ऐसा रूस मानता है। इस कारण ही आगे चलकर इन दोनों के बीच इसे लेकर बड़ा तनाव रहा। आगे चलते हैं, आप देखिए तीसरा कारण हमने बताया था, रूस या यूएसएसआर के कुछ ऐसे कार्य थे जिनकी वजह से उसके संबंध अमेरिका और ब्रिटेन के साथ अच्छे नहीं रहे, जिसके कारण में उन देशों ने तनाव बढ़ाने का काम किया। अब इसमें पहला था, हम देखें यूएसएसआर के कार्य। याल्टा समझौते का उल्लंघन पहला है। नाइनटीन 45 में उन तीनों महान व्यक्तियों, मैं महान बार बार बोलूँ और जैसे मैं महान बोलूँ आपको उन तीनों के नाम आपके माइंड में आ जाने चाहिए। उन तीन महान व्यक्तियों ने ये डिसाइड किया था कि पोलैंड में लुब्निन सरकार या जो पश्चिमी सरकार है, इंग्लैंड की जो सरकार है, उसके अगेंस्ट दूसरी सरकार का निर्धारण किया जाएगा। यानी एक निर्वाचित सरकार की स्थापना की जाएगी पोलैंड में, ऐसा निश्चित किया गया था याल्टा समझौते के अंतर्गत 1945 में। लेकिन रूस इस बात के लिए सहमत नहीं हो पा रहा है। उसने उस वक्त तो वो बात मान ली दबाव में या किसी अन्य प्रकार से, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटेन की स्थिति कमज़ोर होती जा रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वैसे वैसे ही स्टालिन के द्वारा याल्टा समझौते की शर्तों का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया गया था। वह नहीं चाहता था कि पोलैंड में एक जनवादी या प्रतिनिधियात्मक सरकार की स्थापना हो, वह उसमें साम्यवादी सरकार को स्थापित करना चाहता था। और जैसे उसने शर्तों का उल्लंघन प्रारंभ किया याल्टा समझौते की, वैसे ही उसका पश्चिमी शक्तियों के साथ तनाव प्रारंभ हो जाता है। वह किसी भी प्रकार से पश्चिमी शक्तियों की सहायता नहीं करना चाहता था। इसी कारण उसने साइबेरिया में भी जो हवाई अड्डे का निर्माण जो किया जाना था, सैनिक हवाई अड्डे का जो निर्माण किया जाना था, उसको दबाव में ही स्वीकार किया। स्वेच्छा से वह उन शक्तियों का हस्तक्षेप साइबेरिया में नहीं चाहता था। यानी रशिया ने यूएसएसआर ने प्रारंभिक स्टेज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जिन शर्तों को मानने की बात की थी, यानी 1945 जब वो समाप्ति की ओर है, तब उन शर्तों को माना, लेकिन जैसे ही बाद में ब्रिटेन की पोजीशन कम हो रही है, उसने उन संधियों का उल्लंघन करना प्रारंभ किया। यानी वह
वापस एक बार साम्यवाद का प्रसार करना चाहता है या साम्यवादी सरकार की स्थापना पोलैंड में करना चाहता है। आगे देखें आप, आगे देखें बाल्कन समझौता हुआ बी, पहले मैं इसका बता दूं आपको एक हिंट जो आपको याद रहे, पोलैंड में प्रतिनिधियात्मक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जिसको कहेंगे हम, सरकार की स्थापना को लेकर पश्चिमी शक्तियों, पश्चिमी राष्ट्रों व यूएसएसआर में तनाव उत्पन्न हुआ। जिस पर पहले सहमति थी, जिस पर पूर्व में सहमति ले ली गई थी, बाद में रूस ने उन शर्तों को मानने से मना कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप तनाव उत्पन्न होता। 1949 में यह तय किया गया कि जो पूर्वी यूरोप है उसका जो विभाजन हुआ उस पर सहमति बनी। ठीक है, इसके अंतर्गत ये तय किया गया था कि बुल्गारिया और रोमानिया यूएसएसआर के नियंत्रण में रहेंगे। ठीक है, यानी इन देशों पर इनका नियंत्रण रहेगा और यूनान ब्रिटेन के नियंत्रण में रहेगा। ठीक है, और हंगरी और यूगोस्लाविया दोनों के समान नियंत्रण में रहेंगे। लेकिन रूस यहाँ भी इन शर्तों का उल्लंघन करने से नहीं चूका। उसने यहाँ भी इन सभी राष्ट्रों में बाद में सफल भी रहा, इन सभी राष्ट्रों में साम्यवाद की स्थापना करने का प्रयास किया। इसको लेकर उसका ब्रिटेन के साथ तनाव बढ़ा और जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटेन और अमेरिका मित्र राष्ट्र आपस में आज भी हैं, उस टाइम भी थे। तो इनडायरेक्टली धीरे धीरे ये तनाव ब्रिटेन से होता हुआ अमेरिका तक भी पहुंचा और इसके फलस्वरूप तनाव की स्थिति पैदा हो रही है, जिसे हम बाद में शीत युद्ध का नाम दे रहे हैं। आगे चले, आगे चले। हमने बात की थी अभी यूनान की, ईरान की, एक एक करके चलते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उत्तरी ईरान पर यूएसएसआर का नियंत्रण है और दक्षिणी ईरान पर आप देखिए मूल समस्या की जड़ यही है कि जिन जिन राष्ट्रों में आधे आधे भाग पर रूस का नियंत्रण है और आधे भाग पर पश्चिमी शक्तियों का नियंत्रण है, तो वहाँ तनाव उत्पन्न होगा ही होगा। और उस तनाव को क्रिएट होने का रीज़न मेन यही है कि रूस चाहता है कि वह साम्यवादी राष्ट्र के रूप में आगे काम करे, अमेरिका चाहता है कि वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो, मतलब साम्यवाद नहीं हो वहाँ पर, वो इतना चाहता है। तो इस कारण इन दोनों अपनी अपनी बातों को लेकर अड़ जाते हैं, जिससे तनाव क्रिएट होता है। फिर यूएनओ का हस्तक्षेप होता है, कई बार यूएनओ सफल हो जाता है उस तनाव को ख़त्म करने में और कई बार वो असफल रहता है। तो दक्षिणी ईरान पर अमेरिका का नियंत्रण है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने तो यहाँ पर अपना दावा छोड़ दिया है, लेकिन रूस अपना दावा नहीं छोड़ रहा है। बाद में जब यूएनओ के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, तब वह यूएनओ के हस्तक्षेप से
वह नियंत्रण छोड़ देता है। तो जब तक यूएनओ ऐसा करता है उस दौरान इनके आपसी संबंधों में खटास आ जाती है, तनाव आ जाता है और एक संकट काल की स्थिति का निर्माण होता है। आगे देखें। ये आप एक बार और देख लें इनको। इसके आगे चलते हैं हम तो। ईरान फर्स्ट, उसके बाद आ रहा है यूनान। यूनान हमने पहले भी कहा, यूनान में किसका नियंत्रण स्थापित किया गया? ब्रिटेन का माना गया, ठीक है, बाल्कन समझौते के अंतर्गत। लेकिन ब्रिटेन का नियंत्रण स्थापित हो जाने के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति खराब हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और इसका फायदा उठाया रूस ने। रूस ने फायदा उठाकर वहाँ बुल्गारिया और युगोस्लाविया की मदद से वहाँ की निर्वाचित सरकार को हटाकर कम्युनिस्टों की मदद कर रहे हैं। कम्युनिस्टों की मदद की जा रही है, साम्यवादियों की मदद कर रहा है कौन? रूस। किसके माध्यम से कर रहा है? युगोस्लाविया और बुल्गारिया। बुल्गारिया और युगोस्लाविया की कंधे पर बंदूक रखकर वो अपना काम कर रहा है। तो इसका भी बहुत विरोध हुआ। इसने भी इसके और यूएसएसआर के मध्य तनाव का काम किया और जिसने कि शीत युद्ध को जन्म दिया। आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन, मैंने पहले ही कहा है, ब्रिटेन है मुखिया। ब्रिटेन लीड कर रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी। अगर अमेरिका उसमें शामिल नहीं होता तो ब्रिटेन का नेतृत्व रहता उसमें, लेकिन अमेरिका बाद में शामिल हुआ। सारी शक्ति ब्रिटेन ने, या पोजीशन जो थी ब्रिटेन के ऊपर ही दारोमदार था। दुनिया ब्रिटेन की तरफ देख रही थी जब तक अमेरिका शामिल नहीं हुआ था। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए, लेकिन वो उतना सक्षम नहीं है, उतनी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है जितनी रशिया की है, रूस की है या यूएसएसआर की है। तो ऐसी स्थिति में जो यूनान उसे मिला है, उसने उसे भी खोने की कगार पर आ गया था। वहाँ भी कम्युनिस्टों की सरकार की स्थापना की गई रूस के द्वारा। आगे चलते हैं। टर्की। टर्की आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पूर्व इसे, हालांकि ये बॉर्डर पे एशिया और यूरोप के, एशिया का बीमार कहा जाता है इसको। क्योंकि ये ऐसी पोजीशन पे है यूरोप और रूस के निकट या उस कोने पे, जब चाहे जब दिक्कतें हो जाती हैं। तो टर्की पर साम्यवादी रूस भी नियंत्रण करना चाहता है। वास्फोरस एक बंदरगाह, हवाई अड्डा है, इस पर ये नियंत्रण करना चाहता है। और कुछ भौगोलिक प्रदेश भी तुर्की का यूएसएसआर लेना चाहता है। इसके लिए वो रूस पर, इस पर दबाव डाल रहा है। यानी वास्फोरस जो हवाई अड्डा है उसको लेना चाहता है यूएसएसआर, और उसके साथ साथ उसका जो भौगोलिक प्रदेश है कुछ, उस भौगोलिक प्रदेश पर भी इसके द्वारा नियंत्रण किया जाना है, या वो चाहता है कि इस पर नियंत्रण किया जाए। तो इसका विरोध किया जाता है अमेरिका के द्वारा, यूएनओ के माध्यम से, और वह इस काम में सफल भी रहते हैं और टर्की को साम्यवाद के नियंत्रण से मुक्त रखा जाता है। आगे और देखेंगे, अभी आप देखिए इसमें चरण जब आएंगे तब भी हम देखेंगे। ट्रूमैन के द्वारा 25 करोड़ डॉलर की मदद की जाती है। ट्रूमैन के द्वारा आर्थिक सहायता की जाती है टर्की की, जिससे कि यह साम्यवाद के प्रभाव से मुक्त हो जाता है या उसके प्रभाव में नहीं आता है। अगर ट्रूमैन के द्वारा ये आर्थिक सहायता नहीं की जाती तो शायद टर्की साम्यवाद के प्रभाव में आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे देखें। ऐसा ही मैंने बताया आपको, बर्लिन की नाकाबंदी कर दी गई। अब बर्लिन को जो डिवाइडेशन हुआ 1948 से 49 के बीच में, आप देखें बर्लिन की नाकाबंदी। पूर्वी बर्लिन साम्यवादी और पश्चिमी बर्लिन पश्चिमी शक्तियों के नियंत्रण में। तो पूर्वी बर्लिन पर साम्यवाद का नियंत्रण है, तो उसने
उसकी नाकेबंदी कर दी, यानी ये यहाँ डिवाइडेशन हो चुका है, ये डिवाइड हो गया। और इस नाकाबंदी का पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा विरोध किया गया और इस विरोध ने इसका विरोध किया और इस विरोध ने उस तनाव का जन्म दिया जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो 4-5 राष्ट्र हैं, इनमें रूस और अमेरिका या रूस और ब्रिटेन के मध्य डायरेक्ट तनावपूर्ण स्थिति बनी है या डायरेक्ट संघर्ष की पोजीशन बनी है और उसमें यूएनओ ने हस्तक्षेप करना पड़ा उसको। तो हस्तक्षेप करने का मतलब वहाँ पर ऐसी तनावपूर्ण परिस्थितियाँ थी। तो इन कारणों से भी शीत युद्ध में यूएसएसआर का योगदान रहा है। इसके अलावा जो तीसरा बिंदु था हमारे पास, आलोचना किया जाना। यूएसएसआर द्वारा पश्चिमी राष्ट्रों की आलोचना। मैंने आपको पहले ही बताया कि फुलटन भाषण से इसकी शुरुआत होती है। फुलटन ने भाषण दिया, उसने कहा बाल्टिक सागर से लेकर एड्रियाटिक सागर तक लौह आवरण छा चुका है। ये उसका सेंटेंस था 1946 में। तो इस स्वतंत्रता की दीप शिखा को जलाए रखने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा, ऐसा उसका भाषण की शुरुआत होती है। उसका जो मेन वर्ड था वो ये रहा। अब यहाँ पर लौह आवरण जो मैं कह रहा हूँ, लौह आवरण का मतलब क्या हो गया, यानी जो रशिया है, साम्यवादी राष्ट्र है, श्रमिकों, मतलब ये लौह आवरण किससे जुड़ा हुआ है, श्रमिकों से, मजदूरों से, कारीगरों से। अब ये लौह आवरण छाया हुआ, इसका मतलब श्रमिक, श्रमिक मतलब साम्यवाद, यानी पूरा साम्यवादी राष्ट्र पूरे यूरोप को अपने आवरण में ढकने का प्रयास कर रहा है या उसको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। तो उसके विरुद्ध पश्चिमी राष्ट्र एक संगठन या एक गुट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस राष्ट्र को बनाने के लिए, उस प्रयास को करने के लिए ही ये सब एकजुट होते हैं। और इस एकजुटता या इस संगठन ने रूस को भी प्रेरित किया संगठन बनाने के लिए, या उसने इस तनाव को बढ़ाने का काम किया। इस फुलटन भाषण से ही या फुलटन के द्वारा की गई साम्यवाद की आलोचना के कारण ही शीत युद्ध प्रारंभ हो रहा है, यह तनाव बढ़ रहा है और इस बढ़ते हुए तनाव को ही हम शीत युद्ध का नाम देते हैं। आगे देखिए, यूएसएसआर के द्वारा बार बार वीटो का प्रयोग किया गया और बार बार वीटो का प्रयोग करना, जैसा मैंने आपको बताया वीटो का प्रयोग किया जाता है सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद में जब बार बार वीटो का प्रयोग किया जा रहा है तो एक इरिटेशन क्रिएट हो रही है। अच्छे अच्छे मुद्दे जो, बस मैंने जैसे कहा, जहां अमेरिका पॉजिटिव होता है वहां रशिया चलाकर नेगेटिव होने का प्रयास करता है। सबसे ज़्यादा बार वीटो का प्रयोग किया गया है रशिया के द्वारा, और वह वीटो का प्रयोग सुरक्षा परिषद में उसके साम्यवादी जो राष्ट्र हैं या जो भी एंटी अमेरिकन राष्ट्र हैं उनके सहयोग के लिए ही किया गया है। कभी चाइना के फेवर में, हालांकि भारत के पक्ष में भी किया है, लेकिन भारत किसी भी तरह से पश्चिमी राष्ट्रों का विरोधी नहीं था। लेकिन जो बाकी जो राष्ट्र बच रहे हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका या पश्चिम की जो कैपिटलिज्म है या पूंजीवाद है उसके अगेंस्ट में रूस की सहायता की है या रूस का समर्थन किया है, इसलिए रूस उनके समर्थन में वीटो पावर का प्रयोग कर रहा है। ऐसी पोजीशन ने भी अमेरिका और राष्ट्र के मध्य तनाव बढ़ाने का काम किया है और जो कि आगे जाकर शीत युद्ध में बदल जाता है। आगे देखें आप, सोवियत संघ के द्वारा जो काम किए गए हैं, इसके अलावा हमारे पास ये यूएसएसआर के कार्य समाप्त होते हैं। यहाँ यूएसएसआर के द्वारा जो जो काम किए गए हैं उन कामों ने अमेरिका के अगेंस्ट काम किया। ऐसे ही कुछ काम पश्चिमी राष्ट्रों ने भी या अमेरिकी गुटों या पूंजीवादी राष्ट्रों के गुट ने भी पश्चिम के द्वारा यूएसएसआर की आलोचना की गई। उसके समाचार पत्रों ने बड़ी भूमिका निभाई। मैं आपको बता दूं उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में। यूएसएसआर की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है जितनी पूंजीवादी राष्ट्रों की, तो उसकी आर्थिक स्थिति का जो खोखलापन था या जो कमजोरियां थी उनका पश्चिमी समाचार पत्रों के द्वारा
बखान किया गया, दुनिया भर में उनका प्रचार किया गया। यानी समय समय पर पश्चिमी राष्ट्रों ने भी और साथ में उनके मीडिया या समाचार पत्रों के माध्यम से भी रूस की कमजोरियाँ या यूएसएसआर की कमजोरियाँ या साम्यवाद की जो कमियाँ थी उनको दुनिया भर में प्रसारित किया गया, ताकि जो अन्य राष्ट्र साम्यवाद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं वो उन सच्चाइयों को देखें और साम्यवाद से अपना नाता तोड़ लें या साम्यवाद के प्रभाव में वो नहीं आए। ऐसा काम किया गया। दूसरा बिंदु हम देखें, उसमें था लैंड लीज को समाप्त किया जाना या आर्थिक सहायता की समाप्ति। ट्रूमैन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि उन्होंने रशिया को या यूएसएसआर को बड़ी अल्प मात्रा में एक आर्थिक सहायता दी जाती थी। यूएसएसआर को आर्थिक सहायता देता था अमेरिका, उस आर्थिक सहायता को देना बंद कर दिया। तो पहला विवाद तो इस पर ही रहा कि वो आर्थिक सहायता अल्प मात्रा में की जाती थी। दूसरा विवाद इस पर रहा कि उसने वो अल्प सहायता जो करता था अमेरिका यूएसएसआर की, उस अल्प सहायता को भी ट्रूमैन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। बड़े युवा राष्ट्रपति थे, आप जानते हैं यंग मैन बड़े तुरंत डिसीजन लेने में माहिर होते हैं या उनको तुरंत कठोर से कठोर डिसीजन भी ले सकते हैं। तो ट्रूमैन के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया, जिससे भी रूस और अमेरिका के संबंधों में तनाव आ रहा है। तो ये जो कुछ काम हैं, इन कामों के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि अमेरिका और उसके संबंधों में काम अच्छा नहीं हो रहा है। वो अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, या जो बेहतर संबंध बन सकते हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। वो इनडायरेक्टली ये जो चीज़ें हैं आग में घी का काम कर रही है, वो उस आग को या उस तनाव को बढ़ा रही है। एक ऐसा ही महत्वपूर्ण काम और था, आपको पता है जैसा कि परमाणु परीक्षण या परमाणु बम का निर्माण सबसे पहले अमेरिका ने किया। तो इस पर देख लें, अणु बम पर सीक्रेसी यानी संशय बनाए रखा। आप देखिए अमेरिका ने 1945 में परीक्षण किया, 1945 में ही उसने पहला परमाणु बम का प्रयोग भी कर लिया। लेकिन जब तक उसने परीक्षण किया तब से लेकर जापान पर जब उसने उसका प्रयोग किया तब तक उसने किसी भी प्रकार की सूचना अमेरिका को नहीं दी या अन्य राष्ट्रों को नहीं दी। यानी उसने गुपचुप ही परीक्षण कर लिया और गुपचुप में ही जापान पर उसका प्रयोग कर लिया। यानी न तो परीक्षण किया तब रशिया को खबर दी गई, गुप्त रखा गया, और न जापान पर जब अटैक किया गया, जापान पर हमला करने के समय भी रूस को विश्वास में नहीं लिया गया। यानी रूस को इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि हम जापान पर परमाणु बम डालने वाले हैं या हमने अपना परमाणु बम बना भी लिया। ऐसी कोई जानकारी रशिया के ध्यान में या यूएसएसआर के ध्यान में नहीं लाई गई। तो रशिया ने इस बात को बड़ा गंभीरता से लिया और उसने अमेरिका से अपने संबंधों को समाप्त करने का प्रयास किया या तनावपूर्ण संबंधों की ओर अग्रसर हो गया। इनके दोनों के आपस के संबंध तनावपूर्ण स्थिति में आ गए हैं। तो ये मुख्य कार्य हैं जिनके कारण अमेरिका के कुछ कार्य ऐसे रहे हैं जिन्होंने यूएसएसआर को नाराज़ करने का काम किया या यूएसएसआर में संदेह के बीज बो दिए। यानी सहयोग की बजाय वह एक दूसरे पर शक करने लग गए। आगे देखिए आप, पहला हमारा कारण था ऐतिहासिक, एक बार याद कर लीजिए। सेकंड हमारा काम था सेकंड मोर्चा। थर्ड यूएसएसआर के कार्य। फोर्थ पश्चिमी राष्ट्रों या अमेरिकी गुट के। पश्चिमी राष्ट्रों के कार्य या अमेरिकी गुट के कार्य। इसके बाद है शक्ति संतुलन। या शक्ति संघर्ष भी जिसको कह सकते हैं हम। ये तो मैंने आपको बता दिया है, इसलिए इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है।
इसमें मार्गेंथो का सेंटेंस एक बार फिर मैं आपको बता दूं, उसने कहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति की राजनीति है, ठीक है, शक्ति संघर्ष की राजनीति है। जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभुत्व जमाए रखना चाहता है तो वह अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहता है। अगर वो एक छत्र रूप में काम करना चाहता है, किसी भी प्रकार से अपने प्रतिद्वंदी को बढ़ना, अपने कंपटीटर की इमेज बनना, उसका प्रभाव बढ़ना स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए जहाँ दो राष्ट्र बराबर शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनमें संघर्ष संभावी, अवश्य संभावी हो जाता है, और इस संघर्ष को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध का नाम दिया गया। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये शीत युद्ध समाप्त होता है, या शीत युद्ध के चरण क्या हैं, कैसे विकास होता है, और इसके प्रभाव का भी अध्ययन करेंगे। थैंक यू, गुड लक। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। हो सकता है क्लासें चालू हो जाएं ऑफलाइन, एक नया है, शुरू में डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन हर चीज़ आसान हो ये ज़रूरी नहीं है, और हर कठिन चीज़ का या हर कठिन प्रयास का फल अच्छा होता है। आप कंसंट्रेट करें, कंटिन्यू स्टडी करें। किसी के लिए भी आसान नहीं है ऑनलाइन पढ़ना। जब आप ऑफलाइन पढ़ चुके हैं फिर आप ऑनलाइन पढ़ेंगे या वीडियो से पढ़ेंगे तो थोड़ा टफ हो सकता है शुरुआत में, लेकिन नहीं है पॉसिबल ऑफलाइन अभी, तो तब तक हम ऑनलाइन स्टडी पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। शुरू में दिक्कत आ सकती है, क्लास में आप लिखने और सुनने दोनों का काम करते थे एक साथ। अब ये पॉजिटिव अगर लें तो यहाँ पर आपको पहले सुनना ही सुनना है, बस सुनकर फिर अपने नोट्स बनाएं, अपने शब्दों में बनाएं, और उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं वो करें। सुनकर रिवाइज़ करें, मैं पहले ही कह रहा हूँ आपसे, पहले सुने फिर उसको एक बार रिवाइज़ करें कि आपने क्या सुना, कितना आपने याद रहा, फिर लिखने का प्रयास करें। या फिर एक बार उसको लिखने से पहले एक बार देख लें कितना आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आपके लिए भी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा नोट्स तैयार होंगे। थर्ड ईयर है, अच्छी तैयारी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।